चलिए विस्तार से खबरों को देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद की आक्रामकता को हमने देखा, जिसके बाद मायावती ने अपने भतीजे को अपरिपक्व बताया था और साइडलाइन कर दिया था। और इसके बाद आकाश आनंद से मायावती ने सारी सियासी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 0 सीटें और घटे वोट प्रतिशत ने मायावती को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। एक बार फिर मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने आकाश आनंद को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। साथ ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद दूसरे नंबर पर हैं। मायावती ने आकाश आनंद को विधानसभा उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, यानी कि जिस आकाश आनंद को चुनाव के दौरान साइडलाइन किया गया था, अब वही आकाश आनंद पार्टी में मायावती के बाद सबसे ज्यादा मजबूत नेता है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आकाश आनंद 2 महीने में परिपक्व हो गए? क्या मायावती को भतीजे पर फिर भरोसा हो गया? या फिर पार्टी को शून्य से शिखर पर आनंद ही पहुंचाएंगे? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिसे मायावती ने अपरिपक्व बताकर पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी से हटा दिया था, अब विधानसभा उपचुनाव में उन्हें फिर राजनीति में सक्रिय किए जाने की तैयारी है। यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। मायावती ने भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकाश का नाम है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है। बीएसपी सभी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के प्रचार अभियान को काफी आक्रामक माना गया था कि बाबा साहब और माननीय साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई थी। ऐसे ही एक भाषण के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तब कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि आकाश के तेवरों से बसपा में एक बार फिर कुछ हलचल दिखने लगी है। इसी दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद और अपना उत्तराधिकार वापस ले लिया था। तब से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब तक आकाश आनंद राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन अब एक बार फिर वो बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मंच पर वो दिखाई दिए, साथ में आनंद कुमार जो उनके सगे भाई हैं, वो जिस तरह से मंच पर दिखाई दिए, तो ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जो पिलर होगा राइट और लेफ्ट का, वो आनंद कुमार और आकाश आनंद के बीच में होगा। यानी मायावती जी, उनके भाई, उनके भतीजे या फिर आनंद कुमार के लड़के भी आकाश आनंद ही हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम चीजें इनके इर्द गिर्द हुई चलने वाली हैं। तो तमाम जो बातें थी 1.5 महीने पहले की, जब उनका निष्कासन हुआ था, उसके साथ बातें कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी उनके आक्रामक रुख की वजह से उन पर कार्रवाई कर रही है, उनसे जिम्मेदारियां वापस ले रही है। लेकिन आज की ये तस्वीर इस बात को साफ कर दे रही है कि उनको तमाम जिम्मेदारियां फिर से वापस मिलने जा रही। लेकिन 2 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए जाने से माना जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे सक्रिय होंगे। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कई जानकारों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीति में लाने के लिए पिच तैयार कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को शायद इसीलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी विवाद में फंसे। रणनीति बनाई है आगे 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी थी वो बहाल कर दी गई।
जी सभी चुनाव लड़ेंगे, जो सामान्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, सभी चुनाव पे बहन जी ने कहा है चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद जी को उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे देश की पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके, पूरे देश की जिम्मेदारी दी है माननीय जो बहन जी। आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश। बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ यूपी में लड़ेंगे। बसपा पिछले कुछ समय से मान्यवर काशीराम जी का जो बताया रास्ता था उस रास्ते को भूल गई है। कहीं न कहीं वो अन्याय करने वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आई। इसलिए आज देश की राजनीति में बसपा की जो दुर्दशा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बसपा की खुद की नीतियां जिम्मेदार हैं। आकाश आनंद पहले भी यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इस बार भी रणनीति यही है कि पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय किया जाए, फिर धीरे धीरे यूपी में भी वो सक्रिय नजर आने लगेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल यह है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। जी हां, दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द कर दी गई और फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड किया गया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश, लेकिन आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा था। मोदी सरकार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई कर रही है। हालांकि 18वीं लोकसभा का स्वरूप पिछले 2 बार से बहुत अलग है और काफी बदला सा है। इस बार विपक्ष भी मजबूत है और इसका असर सत्र के दौरान भी दिखेगा। दरअसल लोकसभा का पहला सत्र कल यानी 24 जून से शुरू होगा, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सबसे पहला मुकाबला स्पीकर के चुनाव को लेकर संभव है। माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है। तो वहीं सबसे ज्वलंत मुद्दा पेपर लीक पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और राहुल गांधी पहले ही इसको लेकर इशारा भी दे चुके हैं। वहीं अग्निवीर योजना को खत्म करने पर भी सदन में बहस संभव है, क्योंकि 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव इस मुद्दे को संसद के पटल पर रखने की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही नए आपराधिक कानून पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 3 आपराधिक कानूनों को लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। यानी यही वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से संसद के सत्र में टकराव की संभावना है। देखते हैं विस्तार से ये रिपोर्ट। आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लोकसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया, अब उसका संदेश संसद सत्र के पहले सत्र में मिलने वाला है। क्योंकि नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तलखी दिखा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दमखम आजमाइश की संभावना बन रही है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा कर दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का?
यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। चाहे यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर 98 सीट जीतने वाली कांग्रेस, सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर चुकी है। सबसे पहला मुद्दा लोकसभा स्पीकर का है। चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष में टकराव की संभावना है। उसके बाद नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक पर विपक्षी पार्टियां पहले से हमलावर हैं। बात अग्निवीर योजना की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा छाया रहा। अब सदन में इस पर संग्राम छिड़ने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार संसद सत्र में अखिलेश यादव की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव अपने सभी 36 सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस दौरान रणनीति तैयार होगी। दूसरी बार सदन में जो देश का मंदिर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं उसके लिए सदन में हम लोग जनता के हकों पर जो हमले हो रहे हैं, अब उसको रोकने के लिए सदन में जो कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सदन में करेंगे। हमारा तो संसदीय दिल्ली आ गए तो संसदीय दल के नेता है ही हैं। तो नकली लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम बहुत दिन से आए हैं। और तभी तुलसीदास जी ने लिखा था कि दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। क्या रामचरितमानस आज लिखा गया है? तो ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया देश को, राष्ट्र को, कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं। राम तो अनाजकाल से आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। और इस बार कांग्रेस के 98 सांसद जीत कर आए हैं। यानी पिछले 10 साल में जो तस्वीर संसद में नहीं दिखी, वो नई सरकार के पहले सत्र में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रोटेम स्पीकर पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 5 सांसदों का पैनल बनाया गया है और इस पैनल में 3 विपक्षी सांसदों को रखा गया है। कांग्रेस से के सुरेश, डीएमके से टीआर बालू और टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय का नाम शामिल है। लेकिन तीनों पार्टियों ने फैसला कर लिया है कि वो पैनल में नहीं बैठेंगे। मोदी सरकार ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बनाए जाने का विरोध कर रही है। बता दें कि सुरेश 8वीं बार सांसद बने हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि सुरेश 8 बार सांसद रहे हैं, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा उनकी उपयोगिता बनती है और उन्हें बनाया जाना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीच में वो 2 बार ऐसा रहा था जब चुनाव हार गए थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जिसके बाद सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और झारखंड से बिहार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री।
एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। और नीट एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीट ग्रेस मार्क की परीक्षा में सिर्फ 813 छात्र ही शामिल हुए हैं। 1563 में से 813 छात्रों ने ही एग्जाम में हिस्सा लिया है। बाकी 750 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। यानी 52% छात्र परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन 48% ग्रेस मार्क वाले छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है।
तो आज उन ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा ली गई थी एक बार फिर से, जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था, और इन छात्रों की संख्या 1563 थी, लेकिन सिर्फ 813 छात्र ही एग्जाम में बैठे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।